हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। उसी का ये चैप्टर नंबर 16 है, अंतर्राज्यीय संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंध। क्वालिटी आपको थोड़ा सा लो लग सकता है क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर इसमें जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, इसलिए रिलैक्स होकर बस वीडियो देखें। भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता न तो केवल केंद्र और राज्य के संबंधों पर बल्कि राज्यों के परस्पर संबंधों पर भी निर्भर करती है। संविधान में अंतर्राज्यीय सौहार्द हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारत क्या एक संघात्मक राज्य है, परंतु आपातकालीन के टाइम पे एकात्मक राज्य में बदल जाता है। संघात्मक मतलब केंद्र प्लस राज्य के सामंजस्य पर ये चलता है। तो अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, अंतर्राज्यीय परिषदों द्वारा समन्वय, सार्वजनिक कानून दस्तावेजों व न्यायिक प्रक्रियाओं की पारस्परिक मान्यता, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय परिषदों का गठन। तो ये विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में अंतर्राज्यीय सौहार्द को बनाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब यह है कि जैसे कोई नदी है, वो दो राज्यों में होकर बहती है, अब उन राज्यों में परस्पर आपस में विवाद हो जाता है जल के बंटवारे के लिए, तो उसके संबंध में इसमें बताया गया है। तो इसमें आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के जल का प्रयोग बंटवारे नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। अब इसमें संसदीय शक्तियाँ, संसद कानून बनाकर ऐसे विवादों के निपटारे हेतु तंत्र बना सकती है। संसद यह भी स्पष्ट कर सकती है कि किसी विवाद में ना तो उच्चतम न्यायालय और ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। तो कहने का डायरेक्ट मतलब यह है कि आर्टिकल 262 के अनुसार सर्वोच्च शक्ति जो प्राप्त है वो किसको है? संसद को। कि वो चाहे तो यह भी कह सकती है कि इस मामले में हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेगा, संसद अपने हिसाब से अंतर्राज्यीय परिषदों के माध्यम से इस विवाद को निपटारा करेगी। अब देखते हैं संसदीय अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय नदियों द्वारा नदी घाटियों के नियंत्रण एवं विकास हेतु नदी बोर्डों की स्थापना की गई, संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार को द्वारा। तो संबंधित राज्यों ने क्या किया था? निवेदन किया था कि नदी बोर्ड बनाइए अगर नदी जल विवाद होता है तो उसके आधार पर। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के गठन की शक्ति देता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार बाहर रहता है। तो अब इसमें यह है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है उसमें ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वो निर्णय करता है कि कितना % पानी किस राज्य को मिलेगा, और उसका निर्णय जो होता है वो बाध्यकारी होता है, और इसमें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भी अनुमति नहीं है उस निर्णय पर अपील करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। तो अब तक कितना जल विवाद न्यायाधिकरण हो गया है, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से स्टेट में हुआ है। तो ये हुआ था 1969 और 2004 में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, तो उनके बीच में क्या हुआ? ये विवाद हुआ। फिर गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण बना 1969 में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। फिर नर्मदा जल विवाद आता है 1969 में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी इन चारों के क्षेत्र में बहती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद आता है 1990, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण आता है 1986 में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। महानदी जल विवाद आता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 2018 में। ये सबसे नवीनतम है। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। आर्टिकल 263 राजस्थान राज्यों के मध्य केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठन की व्यवस्था करता है। गठन की शक्ति राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है, यदि लोकहित में आवश्यक लगे तो ऐसी परिषद का गठन कर सकता है और इसके संगठन, प्रक्रिया व कर्तव्यों को निर्धारण कर सकता है। प्रकृति यह केवल सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय होता है, न्यायालय की तरह बाध्यकारी निर्णय नहीं देता है। तो हमने देखा होगा कि मतलब जल विवाद होते हैं उसमें ट्रिब्यूनल बनता है, उनका निर्णय बाध्यकारी होता है। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद ऐसा होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए बनाई जाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास ही। राष्ट्रपति क्या करेगा? उनके संगठन, प्रक्रिया और कर्तव्यों का निर्धारण करता है, और ये एक सलाहकारी बॉडी होती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपको जितना भी चैप्टर चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, ये अप टू दी पॉइंट होगी, लेटेस्ट है 2025-26 एडिशन से एम लक्ष्मीकांत से, और इसमें कोई फालतू बात नहीं होगी, डायरेक्ट पढ़ाई होगी और क्विक रिवीजन किया जाएगा। उसकी के नोट्सों के सहारा लेके ये बनाया गया है।
तो अब देखते हैं हम, स्थापना सरकारी आयोग बना था 1983 से 88 में, की सिफारिशों के आधार पर क्या बना था, अंतर्राज्यीय परिषद बनी थी 1990 में। और किसके द्वारा बनी थी, ये मोस्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा बनी थी 1990 में। अब देखते हैं इसकी संरचना को देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एक तो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री क्या रहेगा, अध्यक्ष, और सदस्य क्या होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों, विधानसभा वाले हुए केंद्र शासित प्रदेश, तो उनके प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री होंगे, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके प्रशासक। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे, गृह मंत्री सहित। तो इसका ही संरचना है। दोबारा से देखते हैं, एक तो इसका अध्यक्ष होगा, वो होगा प्रधानमंत्री, फिर होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, और अन्य केंद्र शासित प्रदेश में उनके प्रशासक होंगे, जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ के राज्यपाल, और प्रधानमंत्री नामित करेगा 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को, और उनमें से एक क्या होगा, गृह मंत्री होगा। अब बैठकों की कार्यप्रणाली, वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, निर्णय सर्वसम्मति से होते हैं। स्थायी समिति 1996, मंत्रिपरिषद के मामलों पर सतत चर्चा हेतु अध्यक्ष होगा केंद्रीय गृह मंत्री। सचिवालय 1991 में स्थापित नई दिल्ली, इसका प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 से क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालयों के रूप में भी कार्य कर रहा है। तो अब इसका सचिवालय कहाँ होता है, तो 1991 में नई दिल्ली में सचिवालय, उसका प्रमुख कौन सा होता है, भारत सरकार का सचिव होता है, और 2011 से क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। अब देखेंगे हम लोक अधिनियम, दस्तावेज व न्यायिक प्रक्रियाएँ। 261 आर्टिकल 261 में बोला गया, पूर्ण विश्वास तथा साख, केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियमों, सार्वजनिक दस्तावेजों और न्यायिक दस्तावेजों को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की जाएगी। ऐसे अधिनियमों को रिकॉर्ड सिद्ध करने की रीति प्रभाव संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय का अंतिम निर्णय आज्ञा संपूर्ण भारत में प्रभावी होगी और सीधे निष्पादित की जा सकती है, केवल दीवानी मामलों पर लागू, फौजदारी दंड विधान पर नहीं। तो इसमें क्या है, ये इस बारे में क्या बोला गया है, हम सिंपल में समझते हैं। केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिनियम होते हैं, सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, न्यायिक प्रक्रियाओं, उनको क्या संपूर्ण भारत में मान्यता मिलेगी लीगल रूप से, और उन पर जो भी निर्णय बनेंगे उन पर क्या है, संसद द्वारा वो निर्णय निर्धारित किए जाएंगे। अब दीवानी न्यायालय का अंतिम निर्णय संपूर्ण भारत में प्रभावी होगा, और फौजदारी दंड विधान पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। अब देखते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये क्या है, भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307 तक भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित। तो आर्टिकल 301 में है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम स्वतंत्र होगा, सीमा अवरोधों को समाप्त करना। तो इसमें बोला गया कि पूरे भारत में जितने भी राज्य वो आपस में जो भी व्यापार करते हैं वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, कोई उसमें रोक टोक या बाधा नहीं लगेगी। अब देखते हैं अपवाद एवं प्रतिबंध, अनुच्छेद 302 और 305। संसदीय शक्ति, अनुच्छेद 302, संसद सार्वजनिक हित में व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु राज्यों के बीच विभेद या एक राज्य को प्राथमिकता नहीं दे सकती है, वस्तुओं की कमी व स्थिति को छोड़कर। तो अब ये बोलती है संसद क्या है, उसको पावर है, हर चीज़ की पावर है उसके पास, कि वो किसी राज्य में क्या प्रतिबंध लगा सकती है। अगर कोई ऐसा ज़रूरी लगता है सार्वजनिक हित में कि इस राज्य में ये चीज़ कम है, तो उसमें क्या प्रतिबंध लगा सकती है व्यापार पे, परंतु वो राज्य के प्रति किसी भी राज्य के लिए विभेद नहीं करेगी और एक राज्य को प्राथमिकता नहीं देगी। अब राज्य विधायिका की शक्ति, आर्टिकल 304, आर्टिकल 304 में लिखा गया है कि राज्य विधायिका सार्वजनिक हित में उचित प्रतिबंध लगा सकती है, परंतु ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो याद रखना है कि राज्य विधायिका भी सार्वजनिक हित में क्या लगा सकती है, उचित प्रतिबंध, पर राष्ट्रपति को उससे पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। अब है सरकारी एकाधिकार, संसद या राज्य विधायिका किसी व्यापार उद्योग को पूरी तरह सरकार के पक्ष में एकत्रित करने हेतु कानून बना सकती है। आर्टिकल 307 में देखेंगे हम, संसद व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु उचित प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। अभी तक ऐसा कोई प्राधिकरण गठित नहीं हुआ है। तो सिंपल बात यह है कि जितना भी ये अंतर्राष्ट्रीय परिषद होती हैं, उन पर सुप्रीम क्या होता है, राष्ट्रपति, वही सब इसके संगठन वगैरह का निर्णय करता है, और सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, संसद में, संसद ही नियम बनाती है। अब आता है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति देखते हैं पहले। तो ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, मतलब इनका संविधान में वर्णन नहीं है, इनका कोई विधेयक वगैरह अध्यादेश के माध्यम से इनको बनाया गया है कानूनी रूप से। तो ये क्या है, सांविधिक निकाय है। अगर क्वेश्चन आता है कैसी निकाय, तो आपको सांविधिक निकाय करना है। स्थापना हुई थी संसद द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत।
तो कब स्थापना हुई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संसद के द्वारा। 5 क्षेत्रों में यह उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्लस एक लास्ट में बचता है वो होता है मध्य। अब इसकी संरचना देखते हैं कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, ये याद करने वाली बात है। अंतर्राज्यीय परिषदों में कौन होता था? मुख्यमंत्री होता था। पर इनमें क्या है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री इनका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। सभी क्षेत्रों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होगा? राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं वो बनते हैं, और उन पे क्या एक एक वर्ष की अवधि के अनुसार क्रमानुसार रूप से बनते हैं। एक वर्ष के बाद अगले नेक्स्ट राज्य का नंबर आता है। सदस्य देखते हैं, संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री तथा प्रत्येक सदस्य से 2 अन्य मंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इसके क्या होते हैं? सदस्य। सलाहकार बिना मताधिकार। नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति, राज्य के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, ये क्या सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जो भी मनोनीत व्यक्ति होता है या राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, विकास आयुक्त होता है, ये क्या होते हैं? सलाहकार। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इसके बाद आता है कि ये जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई हैं, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है भावनात्मक एकीकरण, उग्र क्षेत्रीयवाद व भाषावाद को रोकना, केंद्र राज्य तथा राज्यों के बीच सामाजिक आर्थिक विषयों पर सहभागिता और समन्वय। कुल मिलाकर बात यह है कि एक तो सौहार्द की भावना बनी रहे सभी राज्यों में, कोई विवाद हो तो उसका निपटारा किया जा सके, और केंद्र और राज्य के बीच क्या रहे? सामंजस्य। तो इनको देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। उत्तरी में आते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है? उत्तर में। तो इसमें शामिल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, हल्का सा नजर इन पर डालते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है प्रयागराज व इलाहाबाद। मध्य में ही आता है इलाहाबाद, यूपी में। तो मध्य का यही होता है मुख्यालय, और इसमें शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 4 हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर आता है पूर्व। पूर्व में क्या आता है? कोलकाता। कोलकाता में क्या है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। फिर आता है पश्चिमी। पश्चिमी कौन है? मुंबई मुख्यालय। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर, नागर हवेली, दमन दीव। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर, नागर हवेली और दमन दीव। फिर आता है दक्षिणी। दक्षिणी किसका है? चेन्नई का। चेन्नई में कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी, पुडुचेरी बोलते हैं इसको। तो आपको ये मतलब लगभग याद रखना है कि उत्तर में कौन है मुख्यालय? नई दिल्ली। मध्य में प्रयागराज, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई और दक्षिण में चेन्नई। और इनमें जो शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको हम डायरेक्शन के हिसाब से याद रख सकते हैं कि दक्षिण में कौन कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ये दक्षिण में ही है। अब इसमें देखते हैं हम कि पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद जो है इसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत अलग अलग संसदीय अधिनियम से 1972 में ये क्या अस्तित्व में आई। तो इसका निर्माण हुआ था पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 से, और संसदीय अधिनियम से बना था, और 1972 में क्या आई थी? अस्तित्व में। इसमें सदस्य राज्य 8, तो 7 सिस्टर हैं प्लस एक और राज्य है। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। सिक्किम कब बना? 2002 में। तो ये वही हैं जो पूर्व में जो राज्य हैं उनके लिए बनाई गई थी पूर्वोत्तर परिषद 1971। असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। सिक्किम 2002 में शामिल हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।